बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली एग्रीइंफो यूट्यूब चैनल। देखें, रूट रॉट की बीमारी धान में या स्टेम रॉट की बीमारी, इसके दो रुख हैं। पहला रुख इस बीमारी का ये है कि ये अर्ली स्टेज पे हमलावर होती है और वो चंद टिलर्स इसके अफेक्टेड होते हैं, वो ज़ाया होते हैं, और अगर ये थोड़ा सा बढ़ जाए तो हमारी जो फसल है ऊपर से वो ग्रीन और नीचे से जली हुई लुक देती है। तो आम तौर पे लोग थायोफेनेट मिथाइल का स्प्रे कर देते हैं, टिल्ट का स्प्रे कर देते हैं, प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे कर देते हैं, या 35 दिन के क्रॉस अगर फसल जा रही है तो सोकल लगवा देते हैं, कोई 5 किलो पोटाश भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बहरहाल कवर हो जाता है और ये नुकसान भी रिकवर हो जाता है क्योंकि पौधों में अभी टिलर कैपेसिटी बाकी होती है। आए इसका आज मैं आपको एक और रुख दिखाता हूँ, और ये सारे मामला आपके साथ होते हैं और आपको पता भी नहीं होता, इसलिए मैं इसको खामोश कातिल कहता हूँ। इस बीमारी का एक अटैक होता है पैनिकल स्टेज पे, और ये मूंजर निकलने से हार्वेस्टिंग तक किसी भी टाइम हमलावर हो सकती है। लेकिन इसका आम तौर पे हमला जब होता है जब मिल्किंग स्टेज है वो आखिरी सांस में होती है, या मिल्किंग स्टेज के बाद जब हम ज़मीन को खुश्क छोड़ देते हैं और वो पकाई के मराहल की तरफ बढ़ रही होती है, चंद दिन बाकी रहते हैं कटाई के लिए, ये उस वक्त आम तौर पे हमलावर होती है। और पहली चीज़ तो ये है कि जब अर्ली स्टेज में इसका अटैक होता है तो तने गले हुए महसूस होते हैं, आँखों से भी देखे जा सकते हैं और छूने से भी देखे जा सकते हैं। सब वो पता लग रहा होता है ये तो गल रहे हैं, इसका शीत गल रहा है, इसका पत्ता गल रहा है, इसका तना गल रहा है। लेकिन यहाँ पे चूँकि उस वक्त पानी नहीं होता फसल में जब इसका अटैक होता है, आम तौर पे 30% तक पौधा नीचे की तरफ से ड्राई भी हो रहा होता है, और नेचुरल प्रोसेस में ड्राई हो रहा होता है क्योंकि नीचे की खुराक या इसकी स्टोरेज जो है वो ऊपर जा रही होती है। ये कुदरती तौर पे नीचे वाले पत्ते बमाए शीत ये खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, अपना कलर चेंज कर देते हैं। उस टाइम पे इस बीमारी का हमला होता है, और इसका पता इसलिए नहीं चलता कि इसके बाहर गलाव के कोई सिम्टम नज़र नहीं आते। ये बहुत साफ़ सुथरी पराली नज़र आती है, सूखी हुई पराली नज़र आती है। इसका पता जब चलता है जब मूंजर अपना कलर चेंज कर रहा है और पकाई की तरफ जा रहा है, और हम ओवरऑल खड़ा होकर देखते हैं कि हमारी फसल में जगह जगह पे ब्राउन पैचेस बनना शुरू हो गए हैं, और यूं लगता है जैसे ये फसल सूख रही है, और एक्चुअल वो सूख रही होती है, और ये बढ़ते बढ़ते पूरे एकड़ को ले जाती है और फिर गिर जाती है, खड़ी नहीं रह पाती। इतनी बुरी तरीके से ये फसल गिरती है कि इसकी पराली जानवर भी नहीं खाते। और पीछे 4-5 साल पहले तो इतना शदीद अटैक था, और पूरे मुल्क में इतना अटैक था कि उस साल जानवरों ने कतई तौर पराली को मुंह लगा के नहीं देखा, और लोग कह रहे थे जी वायरस का अटैक हुआ है। तो इसमें मूंजर जो है वो ऐसे हो जाता है सूख के, और कुछ कालापन सा आना इनमें शुरू हो जाता है, और इसमें फोक बढ़ जाती है, दाने के अंदर कलर में फ़र्क आ जाता है, और वो अपनी शेप अच्छी से बरकरार नहीं रह पाता, और उसमें वो लाइट वेट हो जाता है, तो खड़ी फसल तबाह हो जाती है। और दूसरा इसलिए पता नहीं चलता अब चूँकि वो तो ऑलरेडी मुड़ सूख रहा है, उसके ऊपर बीमारी का अटैक आ गया, उसका पता ही नहीं चलता। उसको छूने से पता चलता है वो बहुत नरम और पराली की तरह खनखना हो जाता है, और जब हम इसको चीर के देखते हैं टिलर को तो अंदर सिक्रोटिया हमें नज़र आ जाते हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पिछले साल ये मैंने ही अपनी तस्वीर ली है, और इसमें ये आप ब्लैक कलर के स्क्रोटिया देख रहे हैं। और बाज़े टाइम ऐसा होता है कि एक मुड में ये नज़र नहीं भी आते, दूसरे में आ जाते हैं, तीसरे में आ जाते हैं, लेकिन आ जाते हैं नज़र अगर आप 2-3 मुड चेक करें तो इसके। और हार्वेस्टिंग के बाद भी आप जाके अपने खेत में तसल्ली कर सकते हैं, बिल्कुल बेजान मुड होते हैं, इन्हें उखाड़ के देखें, अव्वल तो जड़ें साथ ही नहीं आती हैं तो गली सड़ी जड़ें होती हैं, बिल्कुल नकारा जड़ें होती हैं। ये सारी इसी बीमारी की खेल होती है। अच्छा, दूसरा इसलिए भी इस बीमारी का पता नहीं चलता कि इस टाइम पे तेले का हमला होता है। अगर इस बीमारी का हमला हो और तेले का हमला नहीं हुआ था तो हमारे जहन में पहला कंसेप्ट आता है जी तेले का हमला हो गया, हमने बगैर सोचे समझे तेले के लिए एप्लीकेशन कर देनी है, बीमारी उसी तरह चल रही है, नुकसान हो रहा है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि फर्ज कर लें तेले का हमला हो भी जाता है, एक्चुअल हो जाता है और तेला देखा जा रहा है, तब भी तेला सक करने से पौधा वीक होता है, कमज़ोर होता है,
क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, और सेक्रोटिया जो होते हैं इस बीमारी के, वो पौधे की जो कमज़ोरी है इससे फ़ायदा उठाते हुए हमलावर हो जाता है। तो यहाँ पे अब दो इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं, एक तो तेले का मामला चल रहा है, ऊपर से इस बीमारी का भी मामला चल रहा है। और हम अपनी खेत का मुआयना करते हैं तो हमें तेला भी नज़र आता है, तो हमने फिर तेले के लिए एप्लीकेशन करनी है, तो इससे तेला फिर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बीमारी अपनी जगह चल रही होती है और उसके नुकसान जारी होते हैं। और तीसरा इसलिए भी ये खामोश कातिल है, सच्ची बात है, हमें सिर्फ उसी अटैक का पता है जो अर्ली स्टेज में होता है। इस टाइम पे भी इसका अटैक होता है, हमें इसका इल्म ही नहीं है। जब हमें इल्म ही नहीं है तो हमारा गुमान ही नहीं जाता। तो आज की वीडियो के ज़रिए से मैं आपको इस चीज़ की तसल्ली देता हूं कि भाई अर्ली स्टेज पे जो हमला होता है सो होता है, इसका बहुत ख़तरनाक रुख वो है जो आखिर पे आके, फसल के एंड पे आके हमला होता है। आप तेले के लिए गुमान करें ना करें, लेकिन आइंदा के बस इस डिजीज़ के लिए आपने गुमान लाजमी करना है। तो अब आते हैं इसको मैनेज करने की तरफ कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। देखें, ये इसकी कई वजूहात होती हैं। एक तो हमारी ज़मीन का पीएच बड़ा है और हमारी ज़मीन का ड्रेन सिस्टम ख़राब है, और हम अनबैलेंस खादें यूज़ करते हैं। यूरिया के ऊपर हमारा बड़ा ज़ोर होता है, पोटाश की तरफ बहुत कम होता है। हालांकि पोटाश को ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस तरह की ज़मीनों में, और ख़ास तौर पे 0050 को फोकस करना चाहिए। तो सोशल मीडिया के ज़रिए से अब लोगों में थोड़ा सा आगाही आना शुरू हुई है, तो तकरीबन अब भी 35 से 40% लोग पोटाश की तरफ आए हैं। अभी भी ज़्यादा लोग पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो एक हमें इस चीज़ का बैलेंस करना चाहिए। जब हमारी फसल 65 दिन को क्रॉस कर जाए तो कोशिश करें ज़मीन में सोका लगवा के पानी लगाएं, और मूंजर निकलने तक 2-3 दफ़ा 5-5 किलो 0050 यानी कि पोटाश का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। ये हेल्पफुल होता है, मददगार होता है इस बीमारी को टालने के लिए। ये आपने लाजमी करना है। अगर पानी नहीं निकलता है, फॉर एग्जांपल, इसके लिए तेज़ाबी खादें लोग यूज़ करते हैं, तेज़ाब के फार्मूले यूज़ करते हैं। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। अब चूँकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आप इनबॉक्स में मेरे से ये डिस्कस कर सकते हैं। 36 घंटे में आपकी ज़मीन में पानी खड़ा नहीं रहेगा, जितनी मर्जी उसका ड्रेन सिस्टम ख़राब हो। तो इस तरह के फार्मूलाज इस्तेमाल करके पानी को ड्राई करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, आपने एक बायोलॉजिकल कंट्रोल करना है, एक कल्चरल कंट्रोल करना है, एक केमिकल कंट्रोल करना है। अगर आप परमानेंट इस बीमारी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब कल्चरल कंट्रोल क्या है? देखें, जब हम फसल काट लेते हैं, जाके उस जहाँ पे इफेक्टेड था मुड्डों को चेक करें, उनको चीर के फाड़ के देखें, इनके अंदर में सेक्रोटिया नज़र आ जाते हैं आपको। उनको किल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस बागियात के अंदर ही तो ये अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं और यहीं से अगली फसल के लिए तैयार होते हैं। कोशिश करें इस साल इन मुड्डों को जला दें। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें किसी तरीके से आप इन मुड्डों को डिकम्पोज कर दें, ज़मीन के अंदर गला दें इनको ज़मीन के अंदर, तो आपका 50% से ज़्यादा काम हो गया, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ आना है। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? इसमें आपने ट्राइकोडर्मा यूज़ करना है, 3 टाइम एप्लीकेशन करनी है। जब आपकी फसल टिलरिंग स्टेज पे होती है, 1 किलो ट्राइकोडर्मा 200 लीटर पानी 2 किलो गुड़ में मल्टीप्लाई करें और पानी के साथ फ्लड कर दें। दूसरा एप्लीकेशन आपने इनिशिएशन स्टेज के फौरी बात करनी है, सेम यही एप्लीकेशन करनी है। और तीसरी एप्लीकेशन आपने उस वक्त करनी है जब पोलिनेशन के टाइम पे आपने पानी खड़ा रखना होता है 1.5-2 इंच, वो आखिरी पानी कह लें उसको, जब गोब के टाइम पे आप पानी देते हैं, उसके साथ आपने ये सेम एप्लीकेशन करनी है। तो इससे आपकी ज़मीन जो है ना वो काफ़ी हद तक सेक्रोटिया को किल कर लेगी और इस बीमारी से महफूज कर देगी। एक बात जहन में रखें, केमिकल कर लें, बायोलॉजिकल कर लें या कल्चरल कंट्रोल कर लें, हो सकता है 100% आपको पहले साल रिज़ल्ट ना मिलें, लेकिन अगले साल या अगली फसल में आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट मिल जाते हैं। ये मैं अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। ऐसा भी हुआ है कि पहले साल 100% रिज़ल्ट नहीं मिले, लेकिन अगले साल 100% रिज़ल्ट हुए। और ऐसा भी हुआ है कि पहले साल ही अच्छे रिज़ल्ट मिल गए। तो कोई भी सूरत हाल आपके साथ हो सकती है। अच्छा, लास्ट टाइम पे जो आपने स्प्रे करना है, इसमें टॉप्सन एम का इस्तेमाल करें।
और इसके साथ एक बैक्टीरिसाइड जिस तरह के टेट्रामाइसिन। याद रखें, पानी ज़्यादा लगाना है, पौधों को नहलाना है। आप चाहे मूंजा निकलने से पहले स्प्रे कर दें या पोलिनेशन के बाद जब मिल्किंग स्टेज चल रही हो तब भी कर सकते हैं। ये आप प्रिवेंटली करेंगे। और आखिरी जो डोज आपने करनी है, जब पानी खड़ा रखना है उसमें, तो फिर इसको रेत में मिला के भी छटा कर सकते हैं, पानी के साथ भी फ्लड कर सकते हैं। ठीक है, अब केमिकल कंट्रोल की तरफ आते हैं। केमिकल कंट्रोल में ये जो स्प्रे मैंने बताई है टॉप्सन एम, और इसके साथ में कोई बैक्टीरिसाइड प्रोडक्ट लगा लें, ये केमिकल कंट्रोल का हिस्सा है। और सलूबल जो इसकी मैनेजमेंट है उसमें आप साइमिचिंग अली अकबर का, ये मैंकोजिब और फोस्टाइल एल्यूमिनियम का कम्बिनेशन है। सेम टाइम पे एप्लीकेशन करना है जहाँ जहाँ पे ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया आपने, टेलरिंग स्टेज पे, एनिसेशन स्टेज के बाद, या और आगे चल के जब पोलिनेशन का टाइम चल रहा होता है। ये भी आप पानी के साथ फ्लड भी कर सकते हैं और रेत के साथ मिला के छट्टा भी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं वाजे कर चलूँ, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी यूज़ नहीं होंगी, आपको इनमें सिलेक्शन लेनी होगी। हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कर रहे हैं या केमिकल कंट्रोल कर रहे हैं। ट्राइकोडर्मा यूज़ करेंगे तो केमिकल यूज़ नहीं करना, केमिकल यूज़ करेंगे तो ट्राइकोडर्मा यूज़ नहीं करना। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। हाँ, इस चीज़ के लिए मैं एग्री हूँ कि हमने इस बीमारी का जो तदारक किया है वो हमने ट्राइकोडर्मा के साथ किया है, केमिकल के साथ ये काबू नहीं आता। फ़र्क पड़ता है उस साल के लिए, आर्जी तौर के लिए, ये अलग बात है, लेकिन ये काबू नहीं आता। ये बात जहन में रखें, ये हमेशा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ही कंट्रोल होता है। हम चूँकि वेजिटेबल की लाइन में हैं, वेजिटेबल पे भी हमने इसी तरीके से इसको कंट्रोल किया है, धान में भी और गंदम की फसल में भी इसी तरीके से हमने इसको कंट्रोल किया है। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो ने काफ़ी सारी आगाही दी होगी इस मामले में जिसे मैंने खामोश कातिल कहा है। इससे पहले पाकिस्तान में या सोशल मीडिया के ऊपर कोई वीडियो आपने नहीं देखी होगी कि इस तरीके से जो लॉस हो रहा है उसको कैसे रोका जाता है। आम तौर पे सिर्फ तेले की मैनेजमेंट ही बताते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।